हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AK क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की जो यूनिट है वो स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमने सामान्य जानकारी पढ़ी थी और उसके बाद आज अपने उससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर मुख्य रूप से दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के अंदर मुख्य रूप से दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट का नाम होता है प्लाज्मा और एक होता है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूलर पार्ट या फिर कणिकीय भाग, या अपने इसको कह सकते हैं कोशिकीय भाग। तो ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा और ग्रेन्यूलर पार्ट यानी कणिकीय पार्ट। देखिए, ब्लड के बारे में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि ब्लड जो होता है, ब्लड अर्ध तरल, हमने क्या पढ़ा था, ब्लड जो है वो अर्ध तरल संयोजी उत्तक होता है। ब्लड जो है वो अर्ध तरल संयोजी उत्तक था। इसका मतलब क्या था कि ब्लड पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, पूरी तरीके से तरल नहीं है, बल्कि अर्ध तरल है। इसका मतलब ब्लड के अंदर तरल भाग भी होता है यानी लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट, दोनों पार्ट्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें अपने अगर देखें अब देखिए, प्लाज्मा जो है इसकी क्या क्वालिटी होती है। नंबर एक, ब्लड या फिर रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का कौन सा भाग है? तरल भाग है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुल ब्लड का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। अगर बात करें कणिकीय भाग की, तो कुल ब्लड का 45% भाग यानी 45% पार्ट क्या होता है? कणिकीय होता है। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का कैसा भाग है? तरल भाग है। सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी ये होती है। उसके बाद देखिए, प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स होती है। प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स होती है। प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन जो होती है उनको अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग में? एल्ब्यूमिन पहला भाग है, एल्बुमिन दूसरा भाग है, ग्लोबुमिन या फिर ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिन। ब्लड के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रोटीन्स होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिन प्रोटीन। अब देखिए, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है ये परासरण का नियमन करती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ये परासरण का नियमन करती है यानी ऑस्मोटिक रेगुलेशन का कार्य करती है ब्लड के अंदर। दूसरी अगर बात करें ग्लोब्यूमिन की, तो ग्लोब्यूमिन प्रोटीन जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक है। ग्लोब्यूमिन जो है यह प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक है। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको मजबूत करने में योगदान होता है ग्लोब्यूमिन का। तीसरा जो भाग है फाइब्रिन का, इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना।
तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा भाग है? फाइब्रिन प्रोटीन का। इस तरीके से मुख्य रूप से हमने बात की है कि ब्लड का जो प्लाज्मा भाग होता है वो 55% होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स होती है। अगर सही तरीके से देखें तो प्लाज्मा के अंदर 92% प्रोटीन्स और 8% वाटर होता है, यानी 92% प्रोटीन्स होती है, 8% प्लाज्मा के अंदर जल होता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं कणिकीय भाग की या फिर ग्रेन्युलर पार्ट की। तो रक्त कणिकाएं जो होती है रक्त कणिकाओं की सारी विशेषता देखेंगे। सबसे पहली बात, रक्त कणिकाएं जो है ये रक्त का सॉलिड पार्ट है, यानी रक्त का सॉलिड पार्ट कौन से होती है? रक्त कणिकाएं। लिक्विड पार्ट कौन सा था? प्लाज्मा। नेक्स्ट देखिए और इसकी क्या विशेषता है? रक्त कणिकाएं जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। इससे पहले कुल रक्त का 45% भाग बनाती है। 45% भाग कौन सा होता है कुल रक्त का? रक्त की कणिकाएं। जबकि पीछे देखिए प्लाज्मा जो था वो कुल रक्त का 55% भाग था और 45% भाग रक्त की कणिकाएं होती है। नेक्स्ट देखते हैं रक्त की कणिकाएं जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिनको अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तीनों प्रकार देखिए। नंबर 1 यानी पहला प्रकार है आरबीसी। दूसरा प्रकार होता है रक्त कणिकाओं का डब्ल्यूबीसी। तीसरा जो प्रकार होता है रक्त कणिकाओं का उसका नाम है प्लेटलेट्स। या फिर बिंबाणु या फिर पट्टिकाणु। इनके और क्या क्या नाम है तीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो रक्त की कणिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु। अब अपने सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 भाग जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट या इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, ये सारे के सारे नाम किसके होते हैं? आरबीसी के। तो आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट और आरबीसी भी कह सकते हैं। अब इस आरबीसी की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके ऊपर अपने डिटेल से बात करते हैं। आरबीसी के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि कुल रक्त कणिकाओं का यानी जितनी रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों रक्त कणिकाओं में अकेली आरबीसी का जो पार्टिसिपेशन होता है या इनकी जो संख्याएं होती है वो कुल रक्त कणिकाओं का 99% होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? आरबीसी कुल रक्त कणिकाओं का कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग है। कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग किसका होता है? आरबीसी का होता है। इसके अलावा देखिए स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता।
स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, यानी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता और आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। इसके साथ साथ देखिए आरबीसी की औसत आयु, यानी एक बार जब आरबीसी का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद में इसका जीवन काल या फिर औसत आयु, आरबीसी की औसत आयु या फिर जीवन काल जो है वो होता है 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। उसके बाद आरबीसी नष्ट कहां होती है? प्लीहा के अंदर। आरबीसी का निर्माण देख लेते हैं पहले। आरबीसी का निर्माण, अब देखिए इसके अंदर अपने दो बातें करेंगे। आरबीसी का निर्माण अपने भ्रूणीय अवस्था में देखेंगे और आरबीसी का निर्माण अपने वयस्क अवस्था में देखेंगे। जब गर्भ में बच्चा होता है, वो भ्रूण होता है, उस भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में, जबकि वयस्क अवस्था में या जन्म लेने के बाद आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो अपने आरबीसी के निर्माण के बारे में देखते हैं कि एक तो आरबीसी का निर्माण होता है वयस्क में, आरबीसी का निर्माण भ्रूण में होता है यकृत में, लीवर में। आरबीसी का निर्माण भ्रूण में किस में होता है? यकृत में। जबकि वयस्क की अगर अपने बात करें तो वयस्क के अंदर अस्थि मज्जा, बोन मेरो, अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। उसके साथ साथ देखिए आरबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा में और भ्रूण में किस में होता है? यकृत में। लेकिन अगर अपने बात करें आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्लीहा। अब सारे इतने तो समझदार हो कि कब्रिस्तान का मतलब होता है जहां पे आरबीसी नष्ट होती है, वो भाग कौन सा है? प्लीहा है। यानी आरबीसी का निर्माण तो यकृत में होता है भ्रूण अवस्था में, वयस्क में होता है अस्थि मज्जा या फिर बोन मेरो में, जबकि आरबीसी नष्ट कहां होती है? प्लीहा के अंदर। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। क्लियर होगी? उसके बाद देखिए आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अभी एनीमिया रोग हो जाता है। अब एनीमिया रोग भी कई तरह का होता है जिसको अपने मानव रोगों के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए आरबीसी में लाल रंग का, आरबीसी में लाल रंग का श्वसन वर्णक, लाल रंग का श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में लाल रंग का श्वसन वर्णक होता है
जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अब थोड़ा सा अपने हीमोग्लोबिन पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा अपने हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिखा जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन नंबर एक बात, अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbO2 का निर्माण करती है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक तरह की प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, जो लाल रंग की होती है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन लाल रंग का श्वसन वर्णक है, जो श्वसन के अंदर सहायक है, यानी ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ना और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु अपने साथ चार ऑक्सीजन को जोड़ता है। यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु अपने साथ चार अणु ऑक्सीजन को जोड़ता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीनीय पार्ट है, पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, इसमें चार पेप्टाइड श्रृंखला होती है, अल्फा, दो अल्फा श्रृंखलाएं और दो बीटा श्रृंखलाएं। प्रत्येक पेप्टाइड श्रृंखला एक ऑक्सीजन को जोड़ेगी। इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन जोड़ सकता है? चार ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए संख्या जो है आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या देखिए मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होती है। आरबीसी की संख्या पुरुष और महिलाओं के अंदर अलग अलग होती है। मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर होती है 50 से 55 लाख प्रति घन, 50 से 55 लाख प्रति घन होती है संख्या आरबीसी की मेल के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर होती है 45 से लेकर 50 लाख प्रति घन संख्या होती है आरबीसी की। ठीक है ना। तो आरबीसी के बारे में यहां पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है कि आरबीसी की विशेषता क्या क्या है, जीवन काल कितना है, और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी के निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट जो कणिकाएं हैं उनका नाम है डब्ल्यूबीसी। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, या फिर इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जा सकता है, या इसको कहा जा सकता है ल्यूकोसाइट। तो ये डब्ल्यूबीसी के अलग अलग नाम हो गए, ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कणिका और डब्ल्यूबीसी। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होती है डब्ल्यूबीसी की। सबसे पहले देखिए डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी में लाल रंग का वर्णक नहीं पाया जाता,
लाल रंग का वर्णक नहीं पाया जाता। WBC में लाल रंग का वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग सफेद होता है। या अपने कह सकते हैं रंगहीन, इसलिए इसका रंग सफेद होता है या फिर रंगहीन होता है। ठीक है ना। उसके बाद अपने देखते हैं कि आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। सॉरी, WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी संख्या होती है 6 से 7,000 और इसका जीवन काल होता है 4 से 7 दिन। तो संख्या देखिए इसकी, WBC की जो संख्या है वो 6 से 10,000 संख्या होती है इसकी, 6 से 10,000 और जीवन काल होता है इसका 4 से 7 दिन का। WBC की संख्या होती है 6 से 10,000, जीवन काल होता है 4 से 7 दिन। WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है। WBC को शरीर का सैनिक कहते हैं। WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है क्योंकि भक्षण का कार्य करके बाहर से आने वाला कोई भी प्रतिजन जो होता है उसके भक्षण का कार्य करके भक्षण का कार्य कर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है ताकि शरीर जो है वो रोगों से लड़ सके। किसका कार्य होता है? WBC का। अब देखिए WBC को भी अपने 2 टाइप में बांट सकते हैं। WBC को भी अपने क्या कर सकते हैं? 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। एक होता है कणिका में और दूसरा होता है अकणिका में। एक WBC होती है कणिका में WBC यानी ग्रेन्युलोसाइट। इसको अपने क्या बोल सकते हैं? ग्रेन्युलोसाइट यानी कणी के रूप में उपस्थित। और दूसरी होती है अकणिका में। इसको कहा जा सकता है एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है ना। WBC का मुख्य कार्य होता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। WBC मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, कणिका में यानी ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है अकणिका में यानी एग्रेन्युलोसाइट। अब देखिए कणिका में जो होती है ये फिर से 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। कणिका में WBC जो होती है ये भी अब 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार देखिए न्यूट्रोफिल, दूसरा प्रकार है इयोसिनोफिल और तीसरा प्रकार होता है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल।
अब न्यूट्रोफिल में अपने देख लेते हैं थोड़ा सा कि न्यूट्रोफिल की क्या क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहली बात, सर्वाधिक संख्या। सबसे पहली विशेषता है इसकी सर्वाधिक संख्या। लगभग कुल WBC का 65% भाग अकेला किसका होता है? न्यूट्रोफिल का होता है, और ये भक्षण का कार्य करती है। न्यूट्रोफिल जो है भक्षण का कार्य करती है, यानी शरीर में कोई भी रोगजनक जो आता है उनका भक्षण करने का कार्य किसका होता है? न्यूट्रोफिल का। दूसरा है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल जो है वो शरीर में संक्रमण को रोकता है, संक्रमण को रोकने का कार्य है। संक्रमण को रोकने का कार्य किसका होता है भाई? इयोसिनोफिल का। सबसे कम संख्या में, सबसे कम संख्या में कौन से WBC का कौन सा टाइप पाया जाता है? बेसोफिल। और बेसोफिल क्या करता क्या है? एलर्जी की स्थिति में, एलर्जी की स्थिति में हिस्टामिन का स्त्रावण करता है। एलर्जी की स्थिति में हिस्टामिन का स्त्रावण करने का कार्य किसका होता है? बेसोफिल का। एलर्जी की स्थिति में हिस्टामिन का स्त्रावण करने का कार्य किसका होता है भाई? बेसोफिल का होता है। एलर्जी की स्थिति में हिस्टामिन का स्त्रावण करना बेसोफिल का। सबसे कम संख्या में कौन पाई जाती है? बेसोफिल। और इयोसिनोफिल संक्रमण को रोकने का कार्य करती है। न्यूट्रोफिल जो है सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है कुल WBC का, और इसका कार्य क्या होता है? भक्षण करने का। अब देखिए कणिका में जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कणिका में जो WBC होती है इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक प्रकार है इसका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। दूसरा प्रकार होता है इसका मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब इन दोनों प्रकारों में भी अगर अपने बात करें तो लिम्फोसाइट के भी मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहला देखिए बी लिम्फोसाइट, और दूसरा प्रकार होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब देखिए इसमें टी लिम्फोसाइट जो है इसके आगे फिर दो प्रकार हैं, टी हेल्पर, एक को बोलते हैं टी हेल्पर और एक को बोलते हैं टी किलर। टी किलर जो है वो रोगों को मारने का कार्य करती है, और टी हेल्पर जो है रोगों को मारने में सहायता करती है। देखिए एड्स रोग जो होता है उसमें शरीर में टी हेल्पर सेल्स में कमी आ जाती है, जिसके कारण शरीर जो है वो रोगों से घिर जाता है। उसके बाद देखिए मोनोसाइट। मोनोसाइट का कार्य भी क्या होता है? भक्षण का कार्य। मोनोसाइट भी क्या कार्य करती है? भक्षण कार्य करती है, और शरीर को रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो WBC का मुख्य कार्य अपने क्या बोल सकते हैं? रोगों से लड़ने में सहायता, रोगों से लड़ने में सहायता करने वाला कौन सा कणिकीय भाग होता है ब्लड का? WBC होता है। उसके बाद अपने देखते हैं तीसरा भाग जिसका नाम है प्लेटलेट्स। तीसरा भाग कणिकाओं का जिसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहा जाता है। एक इसका अन्य नाम और होता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। एक नाम इसका और है जो है थ्रोम्बोसाइट। तो कणिका में रक्त का तीसरा भाग है
प्लेटलेट्स, बिंबाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए जीवन काल जो है उसका 10 से 12 दिन होता है। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है वो होता है 10 से 12 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 10 से 12 दिन। संख्या जो है इसकी 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन होती है। संख्या देखिए इसकी 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या होती है। मुख्य कार्य जो होता है प्लेटलेट्स का वो होता है रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने का मुख्य कार्य किसका होता है भाई? प्लेटलेट्स का होता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और है जो आपको बड़े ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है और हर बार क्वेश्चन इसके ऊपर से पूछा जाता है कि ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 600:1, 600:1। यानी अनुपात की अगर बात करें तो 600 आरबीसी के अणु और 1 डब्ल्यूबीसी के अणु का अनुपात होता है हमारे ब्लड के अंदर। देखिए दोस्तों, ब्लड के तीनों कंपोनेंट के बारे में हमने बात कर ली। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है हम आगे लेके आएंगे इसी चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद।